मेरी सास मुझ पर बरस रही थी। वे हर वक्त मुझे खरी खोटी सुनाती। मेरे ससुराल आने के लगभग 2 से 3 महीने बाद से ही मैं अपनी सास के ताने सुन रही हूँ। वह मुझे मनहूस कहकर बुलाती और साथ में उनका बेटा यानी मेरा पति संदीप भी धीरे धीरे मुझे मनहूस ही समझने लगे थे। मेरी सास और मेरे पति की नफरत मेरे प्रति इतनी बढ़ गई कि एक दिन अचानक मेरे पति मेरे पास तलाक के पेपर लेकर आए और मुझसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाने लगे। मैं तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करने को तैयार नहीं हुई क्योंकि मुझे जवाब चाहिए था। आखिर इन लोगों को मेरे घर खुद ही रिश्ता भिजवाए थे और जब ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक तलाक लेने लगे। मेरे आने के बाद ऐसी कोई दुखद घटना भी नहीं घटी थी। आखिर मैं इन लोगों के लिए मनहूस क्यों थी? मुझे इन सब बातों का जवाब चाहिए था। मेरा रिश्ता जब इनके घर पर आया तो मेरी सास मेरे भाई से मेरी कुंडली तो मांगी, पर उनकी बातों से यह नहीं लगता था कि वह मुझसे अपने बेटे की शादी करवाएंगी। क्योंकि इन लोगों की लंबी चौड़ी बातें सुनकर मेरे भैया परेशान हो गए, क्योंकि मेरी सास को अपने घर में हर एक चीज़ ब्रांडेड चाहिए थी। मेरी सास की लंबी चौड़ी बातें सुनकर मेरे भैया इनके घर से वापस चले आए। 2 से 4 दिन बाद अचानक मेरी सास का मेरे भाई के पास फ़ोन गया। इन्होंने मेरे भाई से कहा, मैं संदीप की शादी आपकी बहन से करना चाहती हूँ। मेरी सास के मुंह से ये सब सुनकर मेरा भाई खुश हो गया और सन भी रह गया। कहाँ ये औरत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब खुद ही फ़ोन करके कह रही है कि वो शादी के लिए तैयार है। भैया को तो मेरी शादी करनी ही थी, इसलिए इन्होंने भी शादी को हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी शादी संदीप से हो गई। मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई। कुछ दिनों तक मेरे ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मेरे पति संदीप का व्यवहार भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, पर कभी कभी परेशान होकर आपस में मेरी सास और मेरे पति क्या बात करते मुझे समझ में नहीं आता। और जब मैं इन लोगों से पूछती कि क्या बात है, आप लोग आपस में क्या बात करके परेशान रहते, मुझे भी बताइए, क्या पता मुझे कुछ उसका सॉल्यूशन पता हो। इस बात पर मेरे पति बड़े प्यार से मुस्कुराकर मुझसे कहते, इसका सॉल्यूशन कोई नहीं जानता। यही कहकर संदीप बात को टाल देते। मैं भी बिना परेशान हुए अपने कामों में मगन रहती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद धीरे धीरे मेरी सास का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा। वह मुझे हर छोटी बड़ी बात पर कुछ न कुछ सुनाती, कहती, अपशगुन कहीं की, जब से मेरे घर में आई है सब कुछ सत्यानाश हो गया, कुछ नहीं बदला। इससे अच्छा तो मैं कहीं और अपने बेटे की शादी की होती, वहाँ पर मुझे दहेज भी मिलता और ब्रांडेड सामान भी मिलता। मनहूस कहीं की अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत रोती और अपने मन सोचती कि आखिर अगर इस घर में कुछ बदला नहीं तो इसमें मेरा क्या गलती है। मेरे दिन कुछ इसी ताने के साथ गुजर रहे थे। संदीप का रवैया भी धीरे धीरे मेरे प्रति कड़क होने लगा। वह भी अब मुझसे दंग से बात नहीं करते। जब मैं इन सब का कारण पूछती तो वह मुझे मनहूस कहकर हटा देते। कौन सा ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन मेरी सास और मेरे पति मुझे सुनाए बिना नहीं रहते। वे कुछ न कुछ मुझे खरी खोटी सुनाते ही रहते। एक दिन अचानक संदीप ने मुझसे कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक की बात सुनकर मैं संदीप के पैरों पर गिर गई और कहने लगी, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, मुझसे तलाक मत लो। आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। पर संदीप को मेरी मिन्नतें करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मुझसे तलाक चाहिए तो चाहिए ही। जब मैंने अपने मायके वालों को ये बात बताई तो वह लोग भी परेशान हो गए। मेरे भैया ने आकर संदीप से इस बारे में पूछा तो संदीप ने उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया, बस यही कहा कि अब मैं इस मनहूस के साथ नहीं रहना चाहता। मेरे भैया भी मेरे तलाक की खबर सुनकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि कितने अरमानों के साथ वह मेरी शादी कर मुझे विदा किए थे और शादी के कुछ ही दिनों में उनकी बहन का तलाक हो जाएगा।
कितनी तकलीफ़ वाली बात भी, पर यह भी करते तो क्या करते। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम अपने तरीके से इन्हें समझाओ, क्या पता बात बन जाए। मैं संदीप को कितना भी समझाती, पर वे समझने वाले नहीं थे। वे बस इस बात के लिए रोज़ किच-किच करते और कहते, तुम सिग्नेचर क्यों नहीं करती, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। रोज़ रोज़ की किचकिच की वजह से मैंने भी एक दिन तलाक के पेपर पर सिग्नेचर कर दिए। मेरा और संदीप का तलाक हो गया। कितने अरमान लेकर इस घर में आई थी। आज मैं इस घर से विदा हो रही थी, वापस अपने मायके जा रही थी। मैंने भैया के पास फ़ोन किया, भैया मुझे लेने आए। जब मैं अपने मायके गई तो मैंने देखा सबके चेहरे पर मायूसी थी। माँ मुझसे बात कम कर रही थी, बस रो रही थी। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है बेटा? वह लोग तो बड़ी खुशी मन से तुम्हारा हाथ मांगकर तुमसे शादी किए थे, ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक संदीप ने तुमसे तलाक ले लिया? मैंने रोकर माँ से कहा, माँ मुझे भी नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। शादी के कुछ दिन बाद से ही संदीप का रवैया अचानक बदल गया। वो मुझसे तलाक लेने की बात कहने लगे और इस बात को लेकर वो रोज़ मुझसे झगड़ते। मेरे तलाक की वजह से भैया भाभी तो दुखी ही थे, पर मेरी माँ के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे मायके आने के बाद वह कई दिनों तक खाना नहीं खाई। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगी। एक दिन अचानक वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। माँ के मरने के बाद मैं एकदम बेसहारा हो गई। ससुराल में पति से तलाक हो गया और मायके में एक माँ ही थी, वो भी चल बसी। आखिर कितने दिनों तक मैं भैया भाभी के पास रहकर अपना गुजारा करती। मैं बचपन में बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती थी, इसलिए मैंने अपना पेंटिंग का काम शुरू किया। मैं पेंटिंग बनाकर कुछ जगहों पर बेचने लेकर चली जाती कि उससे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने भाई के सामने हाथ न फैलाऊं। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर संदीप के तलाक लेने का सही कारण मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया था कि संदीप ने मुझसे तलाक क्यों लिया। एक दिन मेरी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, मैंने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी भी किस्मत ऐसी हो सकती है। और ये सिर्फ मेरी किस्मत नहीं थी, मेरे कर्म भी थे। अगर मैं कुछ नहीं करती तो मेरी किस्मत भी मेरे साथ नहीं देती। मैं अपनी पेंटिंग को लेकर सड़क के किनारे बेचने बैठी हुई थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर वहाँ पर रुकी और उस गाड़ी से एक आदमी निकला और मुझसे पूछने लगा, क्या ये पेंटिंग आप खुद ही बनाती हैं? मैंने कहा, जी हाँ। वो आदमी मेरी तारीफ करते हुए मुझसे, पेंटिंग तो आप बहुत ही अच्छी बनाती हैं, क्या आप मेरी शॉप में आकर पेंटिंग बनाने का काम कर सकती हैं? शुरू शुरू में मैं महीने के आपको 20,000 दूंगा। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने उस आदमी से कहा, सर मुझे तो नौकरी की तलाश ही है। उस आदमी ने मुझे अपना कार्ड दिया। अगले दिन मैं उसके बताए हुए पते पर गई। उन्होंने मुझे अपनी पूरी दुकान दिखाई। वहाँ पर हज़ारों पेंटिंग लगी थी। उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या आप ऐसी पेंटिंग बना सकती हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने मुझे कुछ पेंटिंग के ऑर्डर दिए। मैंने कुछ ही दिनों में वह पेंटिंग बना दिया। यह देखकर उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की और मुझे काम पर रख लिया। धीरे धीरे मेरी सैलरी भी बढ़ने लगी और मुझे बड़ी बड़ी कंपनी से पेंटिंग करने के ऑर्डर मिलने लगे। मैंने अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू तो लिया था, पर मुझे बार बार वही बातें याद आती कि आखिर संदीप मुझसे तलाक क्यों दिया। एक दिन मैं अपने काम पर जा रही थी, तभी एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उसे डांटते हुए कहने लगी, कैसी औरत हो, गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। वे औरत हाथ जोड़कर मेरे पैर पर गिरकर कहने लगी, दीदी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उन लोगों ने मुझे मार डालेंगे। मैंने उससे पूछा, कौन मार डालेगा और तुम हो कौन और तुम रो क्यों रही हो? उसने रोते हुए मुझसे कहा, दीदी मेरा नाम रोशनी है, मैं रिश्ते में आपकी सौतन लगती हूँ। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि संदीप ने दूसरी शादी कर ली है।
मैंने उससे पूछा, पर तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझसे तलाक ले लिया। उसने कहा, नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। संदीप मेरी वजह से आपसे तलाक नहीं लिए, वह तो अब मुझसे भी तलाक लेने वाले हैं। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, हाँ दीदी हाँ। उसने मुझसे कहा, दीदी रास्ते में मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकती, प्लीज़ आप मुझे कहीं ले चलें। मुझे रोशनी की बातों में सच्चाई लगी। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, हम कहीं चलकर बातें करते हैं। मैंने अपने सर के पास फ़ोन करके अपने काम से आज छुट्टी ले ली और रोशनी को कहीं लेकर गई। रोशनी ने कहा, दीदी संदीप और उसकी माँ पागल हो गए हैं। संदीप को कुछ करना वरना तो है नहीं, इसलिए वह चाहता है कि जो उसकी पत्नी आए वह किस्मत वाली हो। आप ही बताएं दीदी, बिना कुछ किए किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है? वह लोग कर्म पर नहीं बल्कि किस्मत पर विश्वास करते हैं, और जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता। मेरी शादी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, पर शादी होने के कुछ दिन बाद संदीप और उसकी माँ का रवैया बदल गया। वह दोनों मुझे मनहूस कहने लगे, और एक दिन एक पंडित उनके घर आया तो उसकी माँ मुझे उस पंडित के सामने लेकर गई और कहने लगी कि पंडित जी, आपने तो कहा था यह लड़की बहुत किस्मत वाली होगी, पर यह भी उस मनहूस सुधा की तरह ही है। उस पंडित ने मुझे देखा और मेरी सास से कहा कि तुम्हारी बहू पर कुछ गिरे हैं, मुझे इसे अपने साथ ले जाकर पूजा कर इसके ऊपर से गिरे हटाना होगा। मैं उस पंडित के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर संदीप और उसकी माँ ज़बरदस्ती मुझे उस पंडित के साथ भेज दिए, और जब मैं उस पंडित के आश्रम पर गई तो वह पंडित रात में मेरा शोषण करने की कोशिश किया, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। मैंने रोशनी से पूछा, पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम तो मुझे देखी भी नहीं थी। उसने कहा, दीदी मैं एक दिन घर की सफाई कर रही थी तो आपकी फ़ोटो मुझे वहाँ पर मिली। वे फ़ोटो संदीप की माँ के पास गई और उससे पूछा कि माँ जी ये कौन है? आपका फ़ोटो देखते ही संदीप की माँ का गुस्सा सर पर चढ़ गया। वह फ़ोटो लेकर फाड़ते हुए कहने लगी, इन मनहूस का फ़ोटो मेरे घर में अभी तक है। ये संदीप की पहली पत्नी थी। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई थी, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इससे अपने बेटे का तलाक करवा दिया। दीदी जब इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो मैंने आपके बारे में धीरे धीरे पता लगाना शुरू कर दिया, और जब इन लोगों की प्रताड़ना हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैं वहाँ से भागते भागते और आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गई। दीदी मुझे बचा लीजिए। मैंने रोशनी से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? रोशनी ने कहा, दीदी कोई भी लड़की अपने रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देख सकती, पर उन लोग ऐसे हैं कि उन्हें सुधार तो नहीं सकती। पर मैं घर गई तो दोबारा उन लोगों ने मुझे पंडित को दे देंगे। मैंने रोशनी को कुछ बातें समझाई और कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा मोबाइल नंबर लो, अगर कोई बात होगी तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, और अभी तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ। रोशनी संदीप के घर जाते ही मेरी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दी। उसने कहा, मैं आज सुधा दीदी से मिली हूँ। सुधा दीदी तो बहुत पैसे वाली हो गई, वह कार से चलती हैं और उनका खुद का घर भी है। सुधा मुझे फ़ोन पर सारी खबर दे दी थी कि मेरे बारे में सुनकर संदीप और उसकी माँ तो सन्न रह गए। उन्होंने कहा, वे मनहूस इतना आगे कैसे बढ़ गई? रोशनी ने उन लोगों से कहा, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो खुद अपनी आंखों से चलकर देख लें। रोशनी उन लोगों को मेरे घर पर लेकर आई। मेरा घर, गाड़ी और मेरी रहन सहन देखकर वे लोग दंग रह गए। पैसों में बहुत दम होता है यार, पर पैसा संदीप और उनकी माँ की तरह किस्मत की माला जपने से नहीं मिलते, बल्कि कर्म से मिलते हैं। वो लोग मेरे पैर पर गिर पड़े और कहने लगे, सुधा वापस अपने घर चलो। मैंने संदीप से कहा, नहीं संदीप, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक पत्नी है, पहले तुम उसका जीवन संवारो। मेरा जीवन मेरे भगवान ने संवार दिया है। और एक बात और संदीप, किस्मत से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करो। अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की किस्मत अपने आप बदल जाएगी, और अगर किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहोगे तो चाहे तुम किसी भी लड़की से शादी कर लो और किसी भी पंडित का सहारा ले लो, तुम्हारी किस्मत वैसे की वैसी ही रहेगी।
और यह जो तुम मुझे मेरी बुलंदियों पर चढ़ते हुए देख रहे हो, यह मेरी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। जब मैंने कर्म किया, तभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। संदीप को भी शायद मेरी बातें समझ में आ गईं। वह रोशनी को लेकर वापस घर जाने लगा। मैंने संदीप को इंसानियत के नाम पर एक कार्ड दिया और कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इस पर फ़ोन कर देना। मुझे जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी।